हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। आज जानेंगे कि द्विघात समीकरण को किस तरीके से पहचानेंगे, उसको हल करने के कुछ खास स्पेशल तरीके जो होते हैं उसको सीखेंगे। और उसी के साथ साथ इनमें जितने भी फार्मूले इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं वो सारे फार्मूले को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ऐसा कोई भी इक्वेशन या समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन उसी के साथ साथ a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और b और c जो होना चाहिए वो सब के सब क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। यानी ये सभी के सभी क्या होंगे? एक वास्तविक संख्याएं होंगी। a b c सब क्या है? वास्तविक संख्या है। x क्या है? एक चर है जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। इस रूप का जो कोई भी समीकरण होगा उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। क्यों द्विघात कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पावर कितना है? 2 लगा हुआ है। इसी का इंग्लिश नेम क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है? अगर ये इसमें हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। उस पॉलिनोमियल में हम लोग ये सीखे थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ द्विघात समीकरण में भी हमको क्या मिलता है देखने को? मूल मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। जैसे जो रोल द्विघात बहुपद में मिलता है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिलता है वहाँ पे जीरोज होता है, वहाँ पे जीरोज को अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे द्विघात समीकरण में भी हम क्या करते हैं? यहाँ पे इनके रूट की बात करते हैं, इनके मूल की बात करते हैं। तो जो मूल होते हैं उनको हम लोग अल्फा और बीटा से यहाँ भी डिनोट करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया द्विघात समीकरण के बारे में। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो द्विघात समीकरण का जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में देखा जाए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, हम जानना ये चाह रहे हैं कि इसके जो मूल निकल के आएंगे वो किस प्रकार से मूल निकल के आएंगे। क्लास 9 के सिलेबस में हम ये जान चुके हैं कि इसको किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, यानी इसका कैसे हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका यही है, 2 के फैक्टर को देखा जाए, यहाँ प्लस है तो ऐड करके 3 बन जाना चाहिए। तो ये x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, क्योंकि x को हमने क्या कर दिया? इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0 हो गया। x यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओवरऑल लाइन में देखें तो x प्लस 2 कॉमन हो जाता है और x प्लस 1 बन जाता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये तो गुणनखंड हम कहते थे, फैक्टर कहते थे। अब यहाँ पे यही चीज़ एक को हम लोग क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू -2 और एक x इज इक्वल टू क्या निकाल के कहते हैं? -1। यही हमारा अल्फा हो जाता है, अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। ये क्या है? इसका मूल कहलाता है। अब इसको अगर हम यहाँ पे रख के सिंप्लीफाई करें तो 0 इज इक्वल टू 0, इसको भी रख के सिंप्लीफाई करें तो 0 इज इक्वल टू 0। यानी मूल क्या है? मूल को अगर हम उस द्विघात समीकरण में रखेंगे तो ये LHS और RHS क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जैसे वहाँ पे मिला था अल्फा एंड बीटा, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी अल्फा एंड बीटा मिलेगा। बहुपद में क्या होता है? RHS 0 नहीं होता है और समीकरण में हमेशा क्या होता है? RHS 0 होता है। बिल्कुल इसको हम सॉल्व करके ये बताएं कि अल्फा एंड बीटा क्या है? मूल है। और मूल को जब भी हम इस द्विघात समीकरण में रखेंगे तो LHS और RHS क्या होगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ये तो बात हो गई द्विघात समीकरण के मूल की। अब द्विघात समीकरण के मूलों को अगर हम ऐड करते हैं तो जिस तरीके से वहाँ पे मिला था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये हमको लर्न रखना है। ये क्या है? मूलों का योग है। इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा एंड अगर बीटा है तो इनको हम क्या करें? ऐड करें तो -b/a यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, यानी -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो इनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाता है, यानी c/a हो जाता है। तो इसको हमको रिमेंबर कर लेना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है, लेकिन इतने छोटे से वीडियो में सारी चीज़ों को कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है।
बट हमको ये यूज करना आना चाहिए किस तरीके से ये है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कवर हो जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम द्विघात समीकरण को बनाने की बात कर लें, किस तरीके से द्विघात समीकरण को हम लोग बनाएंगे, तो वही भी एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण को बनाने का फॉर्मूला है। क्योंकि हम ये जान चुके हैं अगर किसी भी द्विघात समीकरण के मूल दे दिए गए हों अल्फा और बीटा अलग अलग करके या फिर उनका सम करके और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेस पे रख करके सीधे सीधे बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होगा। यानी ये फॉर्मूला क्या करेगा, द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला है बिल्कुल। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो हम इसको सॉल्व करने की बात करेंगे। द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाएगा। एक तो हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का ये जो मिड टर्म होता है, बीचों बीच वाला टर्म होता है, उसको ब्रेक करके सॉल्व करना, ये क्लास 9th में सिखाया गया है। तो वहाँ पे अगर ये चीज़ें हमको याद हों और पता हो तो हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड से तो कर सकते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है हमेशा कि मिड टर्म को हम हमेशा सॉल्व कर सकते हैं ब्रेक करके, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं। अगर ऐसा होता है कि मिड टर्म को ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे उस केस से बचने के लिए एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जी, उनके अनुसार एक फार्मूला बनाया गया जो ये था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फार्मूले से हम ये बता सकते हैं कैसे, जैसे भी हमारे पास क्या है, कोई ये क्वेश्चन था जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही है द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है तो हम जो मिड टर्म में ब्रेक करके कर सकते हैं तो वो भी इससे हो जाएगा। जो मिड टर्म में ब्रेक नहीं किया जा सकता उसको भी इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये बिल्कुल हमको लर्न रहना चाहिए, बेहद ईजी सा फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। बी क्या है, कोफिशिएंट आप यहाँ देखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट क्या, अगर ए की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या है 1 है, बी इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 2 है और सी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पे कोई साइन होता माइनस का तो उस साइन को यूज कर लेते, उसको भी यहाँ पे लिख लेते और इस फार्मूले में रख करके हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। स्क्वायर रूट निकालना पड़ सकता है, ये प्लस माइनस अगर देखें यहाँ पे रख करके तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर दिया जाए, फिर -4ac, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1 है अपॉन 2a, 2 की वैल्यू 1 हो जाएगा तो -2 प्लस माइनस ये अंडर रूट में देखिए 4 - 4 हो गया तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये 0 हो जाएगा बाई 2, तो 4 - 4 कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, तो -2 अपॉन 2 निकल के आता है और ये प्लस माइनस तो है, कैंसिल होकर के ओवरऑल क्या बन जाएगा आपका -1, यानी x इज इक्वल टू -1। अब ये दोनों के दोनों, यही एक बार इसको भी लिखना पड़ेगा, यही एक चीज़ और एक बार और लिखना पड़ेगा -1। क्यों? क्योंकि ये कितने पावर का है, 2 पावर का है। तो क्या करेंगे हम श्रीधराचार्य फार्मूले में इस तरीके से ए बी सी को पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या है, फिर इस फार्मूले में रख के सिंप्लीफाई कर देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, ये आपका अल्फा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो श्रीधराचार्य फार्मूले को हमको रिमेंबर करना है, याद कर लेना है और उसी के साथ साथ इसको यूज करने भी हमको आना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया श्रीधराचार्य के बारे में। और इसी के साथ साथ एक बात और डिस्कस की जाती है, विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये क्या होता है, हम तो मूल सॉल्व करना जान चुके हैं, अल्फा और बीटा को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन बिना सॉल्व किए अगर इसके बारे में पूछा जाए, इसके नेचर के बारे में पूछा जाए, इसके प्रकृति के बारे में पूछा जाए तो कैसे हम जानेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, विविक्तिकर की ज़रूरत पड़ती है। विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा अगर जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये क्या बताएगा, विविक्तिकर को बताएगा, डिस्क्रिमिनेंट को बताएगा। अगर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डी की वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी सॉल्व करें इस तरीके से क्वेश्चन को, डी को सॉल्व किया हमने 0 आ गया, तो इस केस में जो मूल निकल के आते हैं, जो रूट निकल के आता है वो क्या होता है, पहले तो वास्तविक होगा, रियल होगा, उसी के साथ साथ समान होगा, इक्वल होगा, ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट होगा। अब जैसे -1 अल्फा और बीटा दोनों इक्वल आ गया, इसके लिए अगर हम डी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। और अगर ये हो जाए कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स क्या हुआ, डी क्या है, पॉजिटिव है, इस केस में मूल जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक तो होगा, उसी के साथ साथ असमान होगा, मतलब वो इक्वल नहीं होगा। असमान के साथ साथ क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा।
यदि d लेस देन 0 होता है तो जो मूल होता है वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। और ये बिल्कुल हमारे सिलेबस से थोड़ा सा परे की चीज़ें हैं। और इसी केस के लिए एक नए प्रकार के नंबर की उत्पत्ति होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या समृद्ध संख्या। वो आगे चल के हमको डिस्कस करना है क्लास 12th में। बस हमको इतना याद रखना, अगर d = 0 मिलता है उस केस में जो मूल होंगे वो वास्तविक और समान होंगे। d > 0 हो गया मतलब क्या होगा, d पॉजिटिव हो जाएगा। कैलकुलेशन करने में प्लस का कोई नंबर निकल के आता है तो मूल वास्तविक के साथ साथ क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। और d लेस देन 0 हो जाता है तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। और यहाँ पे असमान और समान की कोई चर्चा नहीं करनी है हमको, बस इतना लिख देना है क्या चीज़, वो क्या होगा, एक काल्पनिक संख्या होगा, यानी लेस देन 0 के लिए। क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि फार्मूले में हम जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे b² - 4 इसी रखे थे, अंडर रूट में अंडर रूट के अंदर माइनस का आ जाएगा और माइनस का आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कभी भी माइनस का होता है वो एक काल्पनिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को रिमेंबर रखिएगा, d लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक संख्या हो जाएगा। तो ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था द्विघात समीकरण के लिए और आशा करते हैं अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम द्विघात समीकरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को कराने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर ना समझ में आए तो उसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।